स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट का यहाँ पर हम इंटेक्स क्वेश्चन देखने वाले 1.10 टू 1.13। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी बुक में देख लेते हैं, हम एनसीईआरटी वाली बुक में देख लेते हैं। गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लेटिस पॉइंट। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, हमें सिग्निफिकेंस बताइए किसका। हम सबसे पहले बात करें किसकी, 1.10 की बात कर रहे हैं, जहां पर हमें सिग्निफिकेंस बताना है किसका, यहां पर लेटिस पॉइंट का। चलिए देखिए, अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो लेटिस पॉइंट होता है वो क्या होता है, तो उससे सिग्निफिकेंस का हमारा पता ही चल जाएगा। देखिए, बहुत ही जल्दी छोटे समय में आपको बहुत ही एक एक्यूरेट डेफिनेशन बताता हूं। किसी भी यहां पर किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पोजीशन किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयंस की होती है, उसी को हम लेटिस पॉइंट कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, इस तरीके का हमारा एक लेटिस पॉइंट है। ठीक है, सपोज है ना, सॉरी, इस तरीके का हमारा क्या है, यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक यूनिट सेल है। सपोज देखना है, ये हमारा क्या है, क्यूब है ना। अब देखिए यहां पर जो हमारा इस तरीके का आपने अपनी बुक में भी बना हुआ देखा है। ठीक है, यूनिट सेल का आपने इस तरीके से डायग्राम बना हुआ देखा। तो यूनिट सेल में जो ये हर एक चीज है, ये क्या है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयन हो सकता है। तो यही जो है लेटिस पॉइंट कहलाता है, इसी को हम लेटिस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अच्छा लेटिस पॉइंट का सिग्निफिकेंस बताइए। तो लेटिस पॉइंट का सिग्निफिकेंस ये है कि देखिए, अगर मैं इन सभी को हटा दूं तो कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब कि मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो सारे यहां पर लेटिस पॉइंट ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के शेप के लिए। क्योंकि देखिए, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर हम किसी मटेरियल की बात करें, जब तक उसके अंदर उसके एटम, मॉलिक्यूल से आयंस नहीं रहेंगे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ गए आप, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो होते हैं उन्हीं को हम लेटिस पॉइंट कहते हैं, और उनके प्रॉपर अरेंजमेंट से हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। ये एक हमारा बहुत ही अच्छा आंसर है। ठीक है, चलिए मैं इसी चीज को लिख देता हूं। अगर आप ये चीज समझ गए होंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसी चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं। तो देखिए, द लेटिस पॉइंट denotes the position of a constituent particles। constituent particles मीन्स हम कह सकते हैं ब्रैकेट के अंदर constituent particle लाइक एटम, मॉलिक्यूल और आयन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस, इसमें से कुछ भी हो सकता है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप फॉर्मेशन ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, आई होप इस चीज से आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिल गई। चलिए, ये 1.10 था। अब हम इसको रफ करते हैं और बात करते हैं 1.11 की। चलिए, 1.11 जो है यहां पर मैं अपने क्वेश्चन यहाँ पे बुक में देख लेता हूं। तो हमें यहां पर क्या क्वेश्चन दिया गया है कि नेम दी पैरामीटर्स दैट कैरेक्टरिस्टिक यूनिट सेल। अब बताइए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हमें बताइए कि वो कौन कौन से पैरामीटर हैं किसी भी यूनिट सेल के। तो आपको ये चीज हमेशा पता होना चाहिए कि 6 ही पैरामीटर होते हैं किसी यूनिट सेल में, 6 पैरामीटर्स होते हैं। अब ये कौन से पैरामीटर्स हैं, ये कहां पर होते हैं, ये देख लीजिए जल्दी से। देखिए, ये हमारा यूनिट सेल है। ठीक है, देखना, ये हमारा क्या है, यूनिट सेल है। इस तरीके से यूनिट सेल हमारा इस तरीके का होता है, आपको पता है ना। अब देखिए, किसी भी एक पॉइंट को हम उठा लेते हैं। मैं इस वाले पॉइंट को लेता हूं, तो ये वाली क्या है, एक डायरेक्शन है, एक्स कह सकते हैं इसको, ऊपर वाले को बाय कह सकते हैं, इसको जेड कह सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे डायमेंशंस है। ठीक है, और इन डायमेंशन को हम क्या कह सकते हैं, इसको सपोज मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया, इसको मैंने सी कह दिया। तो ए, बी और सी, ए, बी और सी, ये क्या है, हमारी डायमेंशंस है। ये 3 पैरामीटर हो गए, और इनके बीच का जो एंगल अल्फा, इनके बीच का जो एंगल बीटा और इनके बीच का जो एंगल गामा, तो अल्फा, बीटा, गामा, ये क्या होगा, इनके बीच के एंगल्स हो गए। यही 6 पैरामीटर्स हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए, बहुत ही कम समय में ये चीज मैंने आपको समझा दी।
कि ए बी सी जो है वो डायमेंशन 3 पैरामीटर होते हैं और अल्फा बीटा गामा उनके एंगल्स होते हैं। इन तीनों को मिला के यहाँ पे टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। बहुत ही जल्दी समझा रहा हूं और बहुत क्लियर करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो अभी भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब एक बार बोल दिए, 2 बार, बार बार तो नहीं बोल सकता ना मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन, अब हमें डिस्टिंग्विश करना है किसमें, हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में। ठीक है, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में, और दूसरा फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में। तो इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी चीज, अब देखिए उसको बुक को यहां रख देता हूं और अच्छे से जम जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंड है तो वहां पे गिर रही है बुक, तो इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर, इस यहाँ पर। ठीक है, रख लिए। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में, इसमें डिफरेंस क्या बताना है। ठीक है, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक। अब देखिए मैंने यहां पर आपको मैं ये चीज तो नहीं बता सकता कि पूरी टेबल बना के बताऊं, बट मैंने इसका एक शॉर्ट फॉर्म बताया था जब मैंने अभी जो इसी चैप्टर की जो यहाँ पर चैप्टर्स को मैं समझा रहा हूं, मतलब कि हर एक टॉपिक को समझा रहा हूं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्रिस्टल सिस्टम को यहाँ पे समझाया था। क्यूट आर मदर के बेसिस पे, यहां पर क्यू सी यू क्या होता था हमारा, क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक ये क्या होता था, टेट्राहेड्रल। ये क्या होता था, ऑर्थोगोनल। ये क्या होता था, मोनोक्लिनिक। ये क्या होता था, ये मोनोक्लिनिक। ये क्या होता है, टी जो है वो ट्राइक्लिनिक। ठीक है, एच क्या होता था, हेक्सागोनल। और ई के सॉरी आर क्या होता था, रोम्बोहेड्रल। तो ये क्या है, 7 यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम मैंने आपको समझाए। तो वहां पर मैंने आपको सारी चीजें, इनके बीच में डिफरेंस तो बहुत अच्छे से बताया था, बट उसी डिफरेंस को इन दोनों के बीच में देखिए मेनली डिफरेंस क्या है, तो ये यूनिट सेल ही। इनके बीच में डिफरेंस क्या है कि सबसे पहली चीज इनके बीच में डिफरेंस क्या है कि हेक्सागोनल जो यहां पर आप देख रहे हैं, हेक्सागोनल कहां पे आ रहा है, सेकंड लास्ट आ रहा है। सेकंड लास्ट की जब हम बात करेंगे हमेशा, तो इसके बीच की जो डायमेंशंस होगी वो क्या होगी, मतलब सेम होगी। बट मोनोक्लिनिक में क्या होगा कि ए बी और सी में कुछ डिफरेंस है। देखिए कैसे, ए बी और सी, इन तीनों के बीच के जो डायमेंशंस हैं वो तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, ये मैंने ट्रिक बताई थी, ये तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपने ये वाली वीडियो मेरी देखी है। चाहे तो वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में डली हुई है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से भी आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि ये ए बी सी क्या है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ये हमारे पैरामीटर्स है, यानी कि ये एक्स वाई जेड की डायमेंशन है। तो यहां पर तीनों बराबर होते हैं। मतलब अगर एक इस तरीके की मैं चीज बनाऊं क्यूब, तो सपोज मैं मान सकता हूं कि क्यूब बनाऊं, तो क्यूब में ए बी सी मतलब कि लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों सेम है, बट इसमें तीनों अलग अलग होती हैं। ठीक है ना, तो सिंपल सी चीज है, इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। दूसरी चीज बात करते हैं इनके बीच का जो एंगल है, तो इसमें क्या होता है, अल्फा बीटा जो 90 के बराबर होता है और गामा जो है वो 120 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, फिर वही चीज क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने आपको बताया, ये क्या है, उनके एंगल्स हैं, समझ गए। ठीक, मोनोक्लिनिक में ये क्या होता है, यहां पर देखिए मोनोक्लिनिक में क्या होता है कि यहां पर अल्फा और गामा 90 के बराबर होता है, और बीटा की बात करें तो बीटा जो है वो 90 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। ज्यादा डिफ्रेंशिएट है ही नहीं, यही कुछ डिफरेंस है इनके बीच में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसके बीच में। हमने हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें क्या डिफरेंस है। चलिए इसको लिखा रहने देते हैं ना, ये पहला है, यहां पर बात करते फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता जानना है, तो उससे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि यही क्या होता है। बात करते हैं फेस सेंटर्ड की, ठीक है, और फेस सेंटर्ड की और एंड सेंटर्ड की। ठीक, तो डिफरेंस क्या समझना है, तो हमें फेस सेंटर और एंड सेंटर क्या होता है ये समझना जरूरी है। अब फेस सेंटर एंड सेंटर क्या होता है, सिंपल सी चीज है कि फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, यहां पर इसमें होते हैं कितने होते हैं, 4। अब ये 4 कैसे है, ये मैं अभी बात कर। एंड सेंटर में कितने होते हैं, एंड सेंटर में होते हैं नंबर ऑफ एटम यहां पर 2। ठीक है, ये चीज हो गई, नंबर ऑफ एटम 2 4। अब ये कैसे, तो देखिए
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक इस तरीके से, नीचे नहीं ऊपर बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, आपको बहुत जल्दी ईजी समझ में जाएगा। ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक यूनिट सेल बना लेते हैं, ये यूनिट सेल बन गया, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि कॉर्नर्स पे, पता है कि नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं। कॉर्नर्स पे हमेशा 1/8 पार्ट प्रेजेंट होता है यहां पर। अभी 1/8 पार्ट क्यों प्रेजेंट होता है हर जगह पे, और 1/8 को अगर मैं एक जगह 1/8 है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह, तो मल्टीप्लाई मैं 8 से करूं तो ये टोटल एक एटम बनता है। मतलब कि कॉर्नर्स पे इसके क्या है कि ये जो है यहाँ पे एक जो आप यहाँ पे मॉलिक्यूल एटम देखते हैं, ये 8 के साथ शेयर करता है। अभी 8 के साथ शेयर कैसे करता है, ये पूरा मैंने डिटेल में वीडियो में आपको बताया यूनिट सेल की, बहुत अच्छी है। अगर मेरी आपने लेक्चर्स की वीडियो देख ली ना, तो ये सब तो सपोज आपको इंडेक्स क्वेश्चन वगैरह की मतलब वीडियोस देखने की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप ये वीडियो देखने में आपको थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरी वो वीडियोस देख ले, कौन सी चैप्टर वाली, वहां अगर देख लिया आपने तो ये तो आप देखेंगे नहीं, मतलब किसी भी इंटेक्स क्वेश्चन, क्योंकि इंटेक्स क्वेश्चन को मैंने बहुत ही क्लियरली वहां पहले ही पूरा बेस जो है वहां पे बना दिया है। चलिए, अब फिर भी ये क्या है, 1 हो गया। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ 4 होता है, यहाँ पे 1 है, तो देखिए ये होता है। उसके बाद ये क्या करता है कि यहाँ पर इसके फेसेस पे, नाम ही उसका क्या है, फेस के सेंटर पे होना, तो फेस सेंटर पे इस तरीके से होता है। अब आप कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 है फेसेस पे, तो 6 और 1 7 होना चाहिए, पर यहाँ पे 4 ही क्यों लिखा है। तो देखिए, ये जो एक होता है ना, ये इसके फेस के सेंटर पे होता है, तो ये है ना ऊपर वाले से शेयर करता है। सपोज इसके ऊपर भी इस तरीके से होंगे, क्योंकि हजारों यूनिट सेल, लाखों यूनिट सेल मिलके एक हमारा क्या बनता है, सॉलिड बनता है। तो इसके ऊपर भी है, तो आधा इसके पास और आधा उसके पास, यानी कि 1/2 पार्ट्स होता है। 1/2 पार्ट इसके 6 फेज इसके पास, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहीं पे 3 + 1 = 4। ठीक उसी तरीके से एंड सेंटर के पास क्या होता है कि उसके कॉर्नर्स पे तो एक एक होते ही हैं। देखिए, सभी के कॉर्नर्स पे एक एक होते हैं, अदरवाइज क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा ही नहीं। उसके कॉर्नर पे क्या होते हैं, एक एक होते हैं, बट उसके किसी एक ही फेज पर होगा। या तो देखिए मैं बताता हूं आपको, या तो इधर ही इधर होगा, ठीक है। दूसरी चीज, या तो इधर ही इधर होगा, यानी कि किसी भी दो एडजेस्टेंट साइड पे होगा, तो एक ये हो जाता है और एक इसके कॉर्नर पे, तो मिला के 2 बन जाते हैं। समझ गए आप, यही पूरा यहाँ पर इसके बीच में डिफरेंस है। आप इसको अपने हिसाब से बना के जैसा लिखना चाहें लिख सकते हैं। नंबर ऑफ एटम इतने होते हैं, इसके फेसेस पे किसके फेस सेंटर्ड के सभी फेसेस पे 1/2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड सेंटर के किसी भी दो फेसेस में वो भी अपोजिट साइड की किसी भी दो फेसेस में क्या होता है, यहाँ पर हाफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आगे 11.13 की, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन, वही चीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, हो सकता है वही क्वेश्चन, अभी मैंने देखा नहीं। एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर, ये देखिए वही चीज आ गई, कॉर्नर, ठीक है। कॉर्नर पे किसी भी, यहां पर क्या कह रहा है कि हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर्ड ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल इस पार्ट ऑफ इट नेबरिंग यूनिट सेल। देखिए, इसमें वही चीज मैंने आपको समझाई, किसमें 1.13 में। ये क्या पूछ रहा है कि कॉर्नर्स पे कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो कॉर्नर्स पे हमेशा 1/8 एटम प्रेजेंट होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, बॉडी सेंटर ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल इज ए पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग यूनिट सेल, तो इसका आंसर है नो। नो ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पहला है, ये दूसरा है नो। अब क्यों नो? नो मतलब क्या, ये जो है क्यूबिक यूनिट, सॉरी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में वो अपने नेबरिंग के साथ शेयर नहीं करता है। क्यों नहीं करता? देखिए, बॉडी सेंटर में क्या होता है कि बॉडी सेंटर में क्या होता है कि इस तरीके से मान लीजिए हमारा बार बार ये क्यूब आ रहा है, देखिए बहुत, इसके कॉर्नर्स पे कितने 1/8 पार्ट हो गए, जो कि ये आंसर है। बट बात करते जब हम किसकी, बॉडी की, तो बॉडी के सेंटर पे एक होता है जो किसी के साथ शेयर नहीं करता, इसलिए बॉडी सेंटर में वो अपने नेबर्स के साथ शेयर नहीं करता, इसलिए इसका आंसर आप नो लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां से 1.10 to 1.13 सारे इंटेक्स क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इसी तरीके की और वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, तीसरी बार बोल रहा हूं तो कर दो।